नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, तो वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये जजमेंट उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 125 सीआरपीसी 498 के केसेस फेस कर रहे हैं और जो जिनमें जो मैरिड वुमेन है जो वो एक मेंटेनेंस के केसेस लगाती हैं, जनरली 125 सीआरपीसी का लगाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगाती हैं और अगर हस्बैंड का वो कोई डिवोर्स का या रेस्टिट्यूशन का कोई केस फाइल करता है तो उसमें 24 एचएमए की भी एप्लीकेशन लगाती हैं। तो मल्टीपल मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं और अक्सर यही देखने को आता है कि जो मेंटेनेंस है वो अवार्ड कर दी जाती है वाइफ को और जो हस्बैंड की जो और फिर साथ में जब वो एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस लगाती हैं 3-4 साल बाद, जब भी मेंटेनेंस का केस पेंडिंग ही होता है, एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस लगाती है वो भी सक्सीड हो जाती है। तो ये जजमेंट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है उन हस्बैंड्स के लिए जो जिनके अगर जो फैक्ट्स हैं इस केसेस के कुछ हद तक मैच करते हैं, तो ये जजमेंट आप दिखा सकते हैं और ये जजमेंट आप कोर्ट कर सकते हैं जब भी कोई मेंटेनेंस का जो आर्गुमेंट्स होते हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पर क्या माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और आइए हम इस जजमेंट को कंटेंट्स को डीपली समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके का केस था और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने माननीय कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए, फैक्ट्स क्या थे, सारा कुछ हम इस जजमेंट में इसमें जब जजमेंट को हम सारा एनालाइज करते हैं और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरीके से निर्णय दिया, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम चलते हैं। तो देखिए ये इन दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ये रिजर्व हुआ था जजमेंट 12/1/2021 और प्रोनाउंस्ड हुई थी 27 जनवरी 2021 में और चूंकि थोड़ा सा 1 साल 2 साल से 2 साल ये पुरानी जजमेंट है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। ये खासकर जो लोग हस्बैंड्स हैं जो फेस कर रहे हैं मल्टीपल मेंटेनेंस के केसेस के। तो अब ये जजमेंट में क्या था, देखिए ये जजमेंट जो चूंकि माननीय हाई कोर्ट ने इसे इंटरनेट में अपलोड करने के डायरेक्शंस दे दिए थे, फिर भी हमने पार्टीज के जो नाम है वो नहीं यहाँ पर जजमेंट में दिखाए, मतलब वीडियोस में नहीं दिखा पा रहे। और क्योंकि अब ये केस क्या था, देखिए केस ये था कि एक आर्टिकल 227 और 482 सीआरपीसी में एक पिटीशन डाली गई थी। ये एक लर्नड एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट है साउथ वेस्ट की, जो मेंटेनेंस का केस था जिसको एनसो नंबर वहां पर उस ऑर्डर को सेटिसाइड करने की प्रेयर की थी और साथ में सीकिंग एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो थी पिटिशनर को ग्रांट की गई थी। एनहांसमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर मेंटेनेंस की पिटिशन की जो प्रेयर मांगी थी। अब कंटेंट्स क्या थे इसके, आइए उसके कंटेंट्स को पहले समझते हैं। कंटेंट्स ये थे कि पिटिशनर ने सबमिट किया कि जो वाइफ थी उनकी जो मैरिड हुई थी हस्बैंड के साथ 2018 में 5 स्टार होटल में और यहाँ पर परसिस्टेंट डिमांड्स थी रिस्पोंडेंट्स की, क्योंकि ये एक जो एज पर जो पिटीशन में जो पिटिशनर है वो एक लेडी है, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि हस्बैंड की हिसाब से काफ़ी डिमांड्स थी क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है हस्बैंड उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि ये उनकी नॉलेज में था कि एक पिटिशनर जो है एक डाइवोर्स्ड लेडी है और इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, इसलिए पिटिशनर एक हाउसवाइफ है सॉरी, और एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और रिस्पोंडेंट एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जिनकी एडमिटेड सैलरी जो है 92,000 है और एडिशनल इनकम जो है वो कंसल्टेंसी और एफडीआर के इंटरेस्ट से लेते हैं, जो कि इन्होंने बताई नहीं है। और जो मदर की जो पिटिशनर है वो एक हाउसवाइफ है और फादर को प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी का, ये इन्होंने बताया है यहाँ पे लास्ट 20 ईयर्स से डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी। पिटिशनर वाज द फादर ऑफ द पिटिशनर, डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम थी और पेंडेंसी ऑफ पिटिशन जब यहाँ पर पेंडिंग थी तो फादर की जो पास्ट अवे, मतलब फादर की डेथ हो गई कोविड-19 से। और जो ब्रदर ऑफ पिटिशनर है, पिटिशनर मींस जो लेडी है जो एक जो वाइफ है रिस्पोंडेंट की, तो ये यहाँ पर यही बताया कि वो उनके फैमिली के बारे में डिटेल्स के बताया और यहाँ पर रिस्पोंडेंट के बारे में बताया कि रिस्पोंडेंट जो हैं
वो मदर इन लॉ है, वो एक अच्छी पोस्ट पे है दिल्ली में, और एक एकेडमिक पोस्ट है उनमें है, एक हैंडसम सैलरी ले रही है मदर इन लॉ। और फादर जो हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 के जो फादर हैं, जो फैमिली है, फैमिली के बारे में बताया उन्होंने। फैमिली जो है वो एक लग्जरियस लाइफ मतलब जी रही हैं, और ना ही उनका पेरेंट्स को और किसी रिलेटिव को मेंटेन करने की जरूरत है। मींस हस्बैंड के ऊपर बताया कि हस्बैंड जो हैं वो सक्षम हैं, और उनके जो फादर इन लॉ हैं वो एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं, मदर भी एक अच्छी एकेडमिक पोस्ट पे हैं, और तो एक लग्जरीज लाइफ मतलब जो है हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं। और फिर जो पटिशनर के बिहाफ पे जो अपेयर हुए थे काउंसिल, उन्होंने सबमिट किया कि मैरिज के बाद रिस्पोंडेंट्स मींस रिस्पोंडेंट जो हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने इल ट्रीट किया और इनएडिक्वेट डाउरी के लिए लाने के लिए उनको इल ट्रीट किया कि आप इन एडिक्वेट डाउरी लाई हैं। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 चूंकि एक डॉक्टर थे और वो इजिली और मोर डाउरी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते थे। और इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फिजिकल असॉल्ट किया, मीन जो हस्बैंड के ऊपर बताई गई है, जो सबमिशंस दिए गए हैं कि हस्बैंड ने असॉल्ट किया पटिशनर को, और बाकी एलिगेशंस लगाई और कहा कि 70 लाख जो ऑडी Q7 कार की डिमांड की और कॉम्पनसेशन, जो कि फादर को कॉम्पनसेशन मिला था मीन्स पटिशनर के फादर को, तो वहां से उनको एक जो 70 लाख की डिमांड या फिर ऑडी कार जो है वो दी जाए, जिसकी वजह ना देने की वजह से उनको मैट्रिमोनियल हाउस से निकाल दिया। और फिर इसके बाद पटिशनर ने एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में कंप्लेंट डाली 2020 में अगेंस्ट फिजिकल एंड मेंटल अब्यूजेस बाय द रिस्पोंडेंट्स। और फिर पटिशनर ने यहाँ पर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया, जिसमें 17, 18, 19, 20 एंड 22 ये रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट लगाया था केस। फिर उसके बाद 24/9/2020 को महिला का जो कोर्ट है, महिला कोर्ट है, वो इंटरिम मेंटेनेंस थी, वो 8,000 रुपया इन द फेवर ऑफ द पटिशनर के फेवर में कर दी, मींस जो वाइफ के फेवर में कर दी। और रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शंस दी कि वो उनको डिस्पोजेस ना करें मैट्रिमोनियल हाउस से, साथ ही डायरेक्शंस भी दे दी, मींस इंटरिम रिलीफ दे दी। और फिर सबमिशंस दी कि मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ रिस्पोंडेंट ने एविक्ट कर दिया मैट्रिमोनियल हाउस से, क्योंकि उन्होंने एक एप्लीकेशन जो थी वो एक लगाई थी, दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स रूल्स, जो एक उसके अंदर एप्लीकेशन लगाई थी। ये एक एसडीएम की कोर्ट मींस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन में आती है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक सिटीजन्स एक्ट है, उसके अंदर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। और फिर 24/9/2020 का एक ऑर्डर आया और उसमें रिस्पोंडेंट ने रिस्ट्रेन कर दिया रिस्पोंडेंट्स, जो जबकि स्पेसिफिकली रिस्ट्रेन किया गया था लर्नड कोर्ट द्वारा कि डिस्पोजेस नहीं कर सकते मैट्रिमोनियल हाउस से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक इलीगल ऑर्डर है वो एविक्शन का पास कर दिया अंडर द सेड रूल्स। तो ये एक रूल्स के अंदर उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई थी। तो चूंकि अब ऑर्डर यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर चूंकि एक ऑर्डर आ चुका था मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर एक उन्होंने डायरेक्शंस दी और ऑर्डर पास किया कि उनको इवेक्ट कर दिया जाए। और उसके बाद जो पटिशनर हैं वो अपने पेरेंटल हाउस में रह रही हैं। और उसके बाद काउंसिल ने फर्दर सबमिट किया कि एक राजेश वर्सेस नेहा की एक जजमेंट आई थी, जो मेंटेनेंस के केस में दी जाती है। जनरली सब में एफिडेविट, दोनों पार्टीज को एफिडेविट जो है देना पड़ता है। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, अगर नहीं है तो आप इसको भी प्ले लिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। इसका राजेश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट का डिटेल वीडियो बनाया है हमने। और इसके बाद बताया कि कुछ फैक्टर्स थे वो बताए गए थे कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कैसे जो अवार्ड होती है वाइफ को। तो प्रेजेंट केस में पटिशनर के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और जबकि रिस्पोंडेंट काम कर रहे हैं और हैंडसम सैलरी ले रहे हैं, और पटिशनर को सिर्फ एक मेजर मेंटेनेंस है वो दी गई है 8,000 पर मंथ, जो कि सफिशिएंट नहीं है वो अपने आप को सस्टेन कर सके। फिर एक कोर्ट की एक जजमेंट पर रिलाई किया, जो कि ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में बताया दैट दिस कोर्ट इन केस ऑफ बबीता बिष्ट वर्सेस धर्मेंद्र सिंह बिष्ट 2019 में आई थी जजमेंट। उसमें फॉर्मूला बताया था कोर्ट ने कि अपॉर्चमेंट
अपॉर्चनमेंट जो है कितने % शेयर जो है वो देना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर कोई डिपेंडेंट्स ना हो, हस्बैंड अगर हस्बैंड का कोई डिपेंडेंट हो तो फिर हस्बैंड जो है वो 2 पार्ट ऑफ इनकम जो है वो रिटेन करेगा और 1 पार्ट जो है वाइफ को देगा। ये जजमेंट में का कोट किया मींस अगर हस्बैंड अगर कुछ अमाउंट कमा रहे हैं, जैसे 1 लाख कमा रहे हैं, तो उस हिसाब से 2 पार्ट है वो हस्बैंड के पास रहेगा, 1 पार्ट जो है वाइफ के पास रहेगा। तो मींस 1/3 जो है वाइफ को देना होगा, ऐसा जजमेंट में बताया, जजमेंट का कोट किया सबमिशंस में। और इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने और 4 ने डिसोन्ड कर दिया अपने सन को, मींस फादर लॉ और मदर लॉ ने डिसोन्ड कर दिया रिस्पोंडेंट नंबर 1 को। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये भी क्लेम किया कि उनके कोई डिपेंडेंस नहीं है और इसलिए 1/3 यहाँ पर भी इन्होंने यही डिमांड की कि 1/3 ऑफ द सैलरी जो 92,000 रुपये पर मंथ है उसको वाइफ को मिलनी चाहिए, जो कि पेटिशनर है। और फिर एक और सबमिशंस दिए जो कि अनुरिता वोरा वर्सेस संदीप वोरा, ये साइटेशंस पर रिलाई किया। तो इसमें बताया कि ये भी दिल्ली हाई कोर्ट की है। ये दिस कोर्ट ऑब्जर्व्ड कि आर्टिकल 14-16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परमिट नहीं करता डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन। तो वाइफ भी इंटाइटल्ड है जो सेम स्टेटस ऑफ द हस्बैंड की तरह रहने के लिए, इसलिए अपॉर्चनमेंट फार्मूला जो है, अपॉर्चनमेंट जो फार्मूला है वो कैलकुलेट होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद एक मीनू चोपड़ा वर्सेस दीपक चोपड़ा की जजमेंट थी। तो कोर्ट ने ये व्यू दिया था कि अगर वाइफ अडॉप्ट करती है मैट्रिमोनियल हाउस में और अट्यून्ड हो जाती है उन्हीं लाइफस्टाइल ऑफ हस्बैंड पे के साथ की तरह, तो कोर्ट जो है सेंसिटिव जो है वो अब डेजर्टेड वाइफ की तरफ सेंसिटिव हो जाती है और प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, इवननेस, फेयरनेस एंड जस्टिस को का जो है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए जो है जब ये इक्विटी, इवेंटनेस, फेयरनेस और जस्टिस को मतलब अप्लाई करेगी तभी वो असेस करेगी मेंटेनेंस को। और उसके बाद एक और सबमिशंस दिए कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने खुद डेजर्टेड किया है वाइफ को 26/5/2020 को, कोई मेंटेनेंस नहीं दी, तो मर्सी ऑफ पेरेंट्स इन लॉ के मर्सी पे रह रही हैं और कोई सफिशिएंट इनकम नहीं है कि मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर एक और जजमेंट पर कोर्ट किया, वो जजमेंट थी शैलिजा एंड अनदर्स वर्सेस खोबाना 2018। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोर्ट की कि कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग आर डिस्टिंक्ट। 2 चीजें बताई कि एक वाइफ अगर अर्न कर सकती है उसकी कैपेबिलिटी है, और एक्चुअल अर्निंग जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए मेरली कि ये कह देना कि वाइफ कैपेबल ऑफ अर्निंग है डजंट, ये अच्छा ग्राउंड नहीं बन जाता कि उनकी मेंटेनेंस को रिड्यूस कर दिया जाए। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द वाइफ जो है इज इमटेरियल होती है जब वो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड की जाती है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ में ने भी ये एक जजमेंट में बताया था, वो कि मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन की जजमेंट थी। और यहाँ पर उल्टा, और जब अपोजिट साइड से रिस्पोंडेंट्स ने अपनी सबमिशंस दिए कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है मींस हस्बैंड की साइड से ये सबमिशंस है कि 92,000 पर मंथ इनकी ग्रॉस सैलरी है। तो ये फॉलोइंग मैंडेटरी जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं क्योंकि वो एक लोन अलग से एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो मंथली रेंट जो अकोमोडेशन का वो है 16,000 रुपये पर मंथ, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 और पेटिशनर रहते थे रेंटेड हाउस में। और इनकम टैक्स 5,500 रुपये कटता है इनका। ग्रॉसरीज और पर्सनल केयर वो 15,000 रुपये लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 1,000 रुपया, गैस 1,000 रुपया, टेलीफोन 1,000 रुपया क्योंकि लैंडलाइन को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज होते हैं, कॉल्स आती हैं हॉस्पिटल से। और टीवी इंटरनेट का 1,000 रुपया, कार क्लीनिंग, गार्बेज एंड सिक्योरिटी का 700 रुपया, फ्यूल का 2,500 रुपया, कार रिपेयर और मेंटेनेंस का 1,500 रुपया क्योंकि कार जो है 7 साल से ज़्यादा ओल्ड है और पेरेंट्स की है, और टैक्सी का 1,000 रुपीज़, मेट्रो का 500, डोमेस्टिक हेल्प जो है 1,200, मेडिकल मेंबरशिप है 1,250 और पॉलिसीज प्रीमियम है 20,833 क्योंकि 5 से 6 साल तक की 5-6 साल ओल्ड है फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज और जब तक कंटिन्यू होंगी 8 से 9 साल तक। मेडिकल जर्नल 1,000 रुपया, रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन 500 और मेंटेनेंस पे जो पेड की जा रही है पिटिशनर को 8,000 रुपया, और मिसलेनियस अनसर्टेन और सेल्फ अमाउंट्स 3,000 रुपये, और लीगल चार्जेस जो कि 7,000 हैं क्योंकि यहाँ बताया कि 7 लिटिगेशंस हैं वो इनिशिएट किए हैं मैरिज में, जिसमें 6 लिटिगेशंस जो है पिटिशनर ने ही इनिशिएट किए हैं और 6 लिटिगेशंस आर इनिशिएटेड बाय द पिटिशनर और 5 केसेस जो इनिशिएटेड बाय द पिटिशनर और जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है पार्टी है।
और मोर देन 2 डेट्स जो है वो आती हैं हर महीने, और टोटल एक्सपेंडिचर इनका बनता है 89,483 रुपीज। तो आगे बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 के पास ना तो कोई एफडी है, ना प्रॉपर्टी है, और ना कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन से उनके पास आई हो। तो ये इवन 8,000 रुपया पर मंथ भी वो पोजीशन में नहीं है वो पे कर सके, इसलिए पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए। पार्टीज को दोनों के सुनने के बाद कोर्ट ने मटेरियल्स जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स थे उसको परस्यू किया। अब यहाँ पाया कोर्ट ने कि जो पटिशनर है एक हाईली क्वालिफाइड है, और क्वालिफिकेशंस जो है उनकी, एक तो बीबीए है आईटीएम कॉलेज गुड़गांव से, और एमबीए है एक और यूनिवर्सिटी से, और फिर साथ में एक सिडनी से एक और सर्टिफिकेट कोर्स की है। वर्किंग प्रूफ भी पटिशनर का था जो कि रिस्पोंडेंट ने बताया कि एक तो एक कंपनियां के नाम बताए जहां वो काम कर रही थी, और जो पटिशनर के एसेट्स थे जो कि डिस्प्यूटेड में है, लेकिन वो बताए थे कि एफडी जो है 15 लाख की है, रिसीविंग लिया था उन्होंने 9,50,000 रुपया। एक और केस हुआ था जो पहले जो क्रिमिनल पिटीशन फाइल की थी, और एक कंसील्ड साउथ बैंक है जो कि साउथ इंडियन बैंक है, जो कि बताया नहीं, काफी उन्होंने मतलब यहाँ पर डिटेल्स बताई, और बताया कि पटिशनर डिसीज्ड फादर थे वो हैंडीकैप थे, और उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि उन्होंने को 32 लाख रुपए 93,000 अमाउंट है 7.5% इंटरेस्ट के साथ मिला था, और लमसम अमाउंट भी जो एम्प्लॉयर ने दिया था, और बेनिफिट्स भी दिए थे इंक्लूडिंग डीए, और प्रॉपर्टीज भी बताई उनकी पटिशनर की, वो ये दिल्ली में अलग अलग जगह का बताया है जहाँ पे है, और साथ में कार के बारे में बताया कि एक सो नंबर की जो कार है वो मेंटेन कर रही है। और पटिशनर ने कहा कि, और साथ में ये बताया कि पटिशनर ने क्लेम किया कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने प्रीवियस मैरिज पे खर्च किया था, जो कि पेज नंबर 2 ऑफ एफआईआर में, और गुड अमाउंट जो अकाउंट है सेकंड मैरिज पे भी खर्च किया था। तो ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया हाउ किस तरह से पेरेंट्स ने 1 करोड़ रुपया स्पेंड किया जब दोनों काम नहीं कर रहे हैं, और जो पिटिशनर ने कोर्ट को बताया जो कि एफआईआर ऑन रिकॉर्ड पे है। तो यहाँ आगे फिर और सबमिशंस ये दिए कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक और सबमिशंस दिए मेरे हस्बैंड ने कि जो पिटिशनर और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 14 से 15 केसेस में इन्वॉल्व हैं अंडर वेरियस हेड्स एज पर द रिकॉर्ड ऑफ अब ये अगले मतलब उन्होंने सबमिशंस दिए, और अब कोर्ट ने फिर अपना बताया कि इन द व्यू ऑफ अबव सबमिशंस होने के बाद यहाँ पर बताया कि पिटिशनर फेल्ड to establish कि respondent number 2 is having more income than admitted or asset in his name। तो यहाँ पर जो petitioner है वो फेल हो गई है, वो establish नहीं कर पाई कि respondent number 1 की टू की किस तरह से इनकम ज्यादा है, और ऑन कंट्रेरी जबकि petitioner जो है वो more wealthier than the respondent number 1 and maintaining better standard of life। तो यहाँ ये बताया कि petitioner तो यहाँ ज्यादा सबमिशन मतलब ये बताया गया कि ये ज़्यादा वेल्दियर है रिस्पोंडेंट नंबर 1 से, और ये बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर रही हैं। तो जजमेंट्स जो रिलाई की हैं पिटिशनर ने वो कोई हेल्पफुल नहीं है इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस। तो यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि इंटरफेयर किया जाए जो लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया था, इसलिए पिटिशनर को अकॉर्डिंगली डिसमिस किया जाता है। और यहाँ पे डायरेक्शन थी कि जजमेंट बी अपलोडेड ऑन द इंटरनेट फोर्थविथ। तो ये जजमेंट आई थी 27 जनवरी 2021 को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि समय समय पर और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।